Good morning dear students, you are most welcome is an English class and this video is especially for class 12th and we are going to read today chapter number 2 of Flamingo, that is Lost Spring by Anis Chung. Dear students, this is the chapter of poverty, this is the chapter of exploitation and this is a message for all those people who are still surviving in the slum areas and their thoughts, their opinions, even their emotions are depressed, their emotions are dominant by some other people. So we are going to read the chapter Lost Spring. That's very interesting. So dear students, I hope that you all have purchased the syllabus and those students have not taken the books, kindly take it because time is valuable. So let's start without wasting time. See? Here is July 27, 2020 and subject is English. Reading number chapter 2, Lost Spring by Anis Chung. And theme of this chapter is poverty and exploitation. You know in Hindi poverty and exploitation, garibi or exploitation in Hindi, shoshan. And part 1 we are going to read the characters. The protagonist of this chapter is Sahab-e-Alam and the narrator, authoress is Anis Chung. If I discuss about the descriptive points on which basis I am going to describe this chapter are: number 1, narrators meet with boy; number 2, story of Udupi priest; and number 3, survival in Simapuri; number 4, garbage to them is gold; and number 5, the last is Sahib is no longer his own master. So dear students, the story begins right from sometimes I find a note in the garbage. तो कहानी की शुरुआत होती है कि कभी कभी साहब-ए-आलम जो कि इस स्टोरी का मेन हीरो है, उसको कभी कभी क्या होता है कि ₹1 का नोट मिल जाता है गार्बेज यानी कि कूड़े करकट में. आपको स्पेलिंग्स पर विशेष ध्यान देना होगा whenever you write in your board exam copy. Even you should learn the meanings also so that your literature, your writing power may be strong, जिससे कि आपकी लिखने की जो क्षमता है, लिखने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाए. तो हम बात कर रहे थे कि कभी कभी साहब-ए-आलम को ₹1 का नोट मिल जाता है, किसमें? कूड़े करकट में. अब ये साहब-ए-आलम जो है इस स्टोरी का हीरो है और साहब-ए-आलम पहले ढाका में रहता था. ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश और वहाँ अचानक क्या हुआ कि उसका घर बार सब कुछ उजड़ गया. स्टॉर्म यानी कि तूफान आए और हुआ क्या, उसको वहाँ से आना पड़ा. अब अचानक से उसकी मुलाकात होती है, एनकाउंटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि साहिब का जो एनकाउंटर होता है, जो मुलाकात होती है वो होती है एनीस जंग से. और अचानक से मिलने के बाद जब साहब-ए-आलम से वो पूछती हैं कि तुम ये क्या करते हो, तुम कैसे सरवाइव करते हो, तो वो अपनी स्टोरी बताता है एनीस जंग को कि वो पहले कहाँ रहते थे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में. और कहीं भी whenever wherever they go they pitch their transit homes. वो अपने टेम्परेरी, ट्रांजिट बोलते हैं हम, टेम्परेरी होम्स को कहीं भी बना लेते हैं. अब उन घरों को बनाने के बाद में परमानेंट तो सर्वाइवल होता नहीं है उनका. यहाँ आने के बाद में अब एट प्रेजेंट की बात की जाए तो अब जब उनके घर नष्ट हो गए, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो वो आकर के रह रहे हैं सीमापुरी में. सीमापुरी इज इन द आउटर एरिया ऑफ दिल्ली, इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जहाँ उनको रहना होता है. तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स. नैरेटर्स मीट विद बॉय. अब वो पूछती हैं एनीस जंग जो कि ऑथरेस हैं कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो. तो साहिब का जवाब होता है कि जब वो लोग स्कूल बना देंगे, व्हेन द पीपल मेक अरेंज स्कूल्स फॉर मी आई विल गो, कि मैं ज़रूर जाऊंगा. तो फिर से नैरेटर बोलती हैं कि क्या मैं अपना स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे. तो साहिब कहता है कि बिल्कुल, श्योर. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद में फिर से वो मिलती हैं साहब-ए-आलम से और साहब-ए-आलम जाकर के पूछता है इज योर स्कूल रेडी नाउ, क्या आपका स्कूल तैयार है. तो इट वॉज द शेमफुल मोमेंट, इट वॉज द मोमेंट फॉर एनीस जंग when she was not able to fulfill their promise.
In such bleak world, there are so many people who exploit those children by making so fake promises. कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्लम एरियाज के पीपल से इस तरीके की प्रॉमिस कर देते हैं और वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में कभी भी आगे नहीं बढ़ते, और उसका अंजाम क्या होता है कि स्थिति जस की तस यानी कि ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब अचानक से नज़र पड़ती है लेखिका की, यानी कि जो हमारी ऑथरेस हैं एनीस जंग की, वो देखती है कि व्हाई आर यू नॉट वियरिंग द चप्पल्स। अगर बात की जाए इन चिल्ड्रन की तो जस्ट कम लाइक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह से लोगों के सामने आते हैं एंड डिसअपियर लाइक नून बर्ड्स, और दिन की रोशनी में यानी कि दोपहर के बाद में गायब हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए तो उनके चप्पल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि लेखिका ने कहा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो, तो एक थर्ड बॉय ने जवाब दिया कि अगर वो मिल भी जाए ना उसको चप्पल, पहली बात तो यह है कि उसकी मॉम उसको शेल्फ से उतार करके नहीं देती है, और अगर मिल भी जाए तो वो बिल्कुल नहीं पहनेगा उन चप्पलों को क्योंकि वो मिसमैच हैं। इट मीन्स राइट फुट का डिफरेंट फुटवियर है और लेफ्ट का डिफरेंट है। इट मीन्स दे आर मिसमैच्ड। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है, लेखिका कहती है कि कुछ लोग नंगे पैर ही रहना पसंद करते हैं, बेयर फुटेड, और एक ही एक्सक्यूज होता है उनके पास में, और वो एक्सक्यूज क्या होता है कि उनके यहाँ एक ट्रेडिशन है। लेकिन सच पीपल, द सर्वाइवल ऑफ सच पीपल इज नॉट ईजी। आसान नहीं है ऐसी जिंदगी जीना जहां आपके पास रहने के लिए घर ना हो और सर्वाइवल का कोई पता ना हो कि आज क्या है और कल क्या है। तो ये तो हुआ नैरेटर्स मीट विद बॉय। अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ उडीपी प्रीस्ट। अब एनीस जंग बताती है कि उनको आज भी याद है उडीपी के जो प्रीस्ट थे, वो स्टोरी आज भी याद है कि उनका एक बेटा था और he always used to go before the temple and pray before God, God please give me one pair of shoes। कि भगवान के मंदिर के सामने जाकर के उनका बेटा जिस तरीके से प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी जूते एक जैसे दीजिए, और हुआ क्या, एट लास्ट भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसको एक जोड़ी जूते एक जैसे मिल गए और आज वो हैप्पी है। अब उसके बाद बात करते हैं सर्वाइवल इन सीमापुरी। तो ये स्टोरी हुई सीमापुरी का सर्वाइवल क्या है। सीमापुरी that is in the periphery of Delhi, outer area of Delhi, where more than 10,000 people, squatters की बात करें तो जो illegal residents होते हैं, जो अवैध रूप से कब्जा करके रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ आकर के रहते हैं और उनका जो सर्वाइवल पॉइंट है, उनका जो डेली ब्रेड है, वो केवल गार्बेज से ही काम चलता है उनका, कि जब वो रैग पिकिंग करते हैं, कूड़ा करकट बीनने वाली बात होती है। और उनके लिए आइडेंटिटी डजंट मैटर, उनके लिए पहचान मायने नहीं रखती है। राशन कार्ड हैज मैटर फॉर दोज पीपल। राशन कार्ड मायने रखते हैं क्योंकि दैट इज द बेस, कि उसी के बल पर थ्रू राशन कार्ड दे रिसीव देयर ग्रेन्स, कि उनको अनाज मिलता है और उनके लिए फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द कंपैरिजन ऑफ आइडेंटिटी। वोटर लिस्ट में उनका नाम होना ज़रूरी है, वोटर लिस्ट में नाम है, राशन कार्ड में नाम है, तो आई थिंक कि वो अपना अनाज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर वालों का पेट भर सकते हैं। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर एक टाइम बेड पर, बेड तो नहीं है वहाँ पर, जिस कंडीशन में वो सरवाइव करते हैं, अगर एक टाइम बिना पेट में दर्द किए अपने बिस्तर पर चले जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो ये सीमापुरी का सर्वाइवल बताया गया है कि वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कि जो ड्रेन्स हैं वो चोक्ड हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, और जिस तरीके से वो देखती हैं एनीस जंग, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति है। अब आइए आगे बात करते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। समटाइम्स आई फाइंड द 10 रुपी नोट। कभी कभी तो साहब आलम बोलता है कि मुझे 10 रुपी नोट मिल जाता है, 10 रुपए का नोट। और व्हेन आई फाइंड समथिंग तो द स्क्राउंजिंग पावर, द स्क्राउंजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। स्क्राउंजिंग बोलते हैं कूड़ा करकट खकोरना। तो जब एक बार हमें कोई चीज़ मिल जाती है, इवन साहिब ने तो यहाँ तक कहा है कि उसको सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है,
उसमें देखने के लिए और वो ले लेता है कूड़े करकट के ढेर में से। तो एक बार जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम दोबारा उसके लिए तैयार रहते हैं, और जैसा कि साहब आलम के साथ में होता है। अब आगे इवन पेरेंट्स के लिए ये सर्वाइवल पॉइंट अलग है और बच्चों के लिए अलग है। बच्चों के लिए क्या है, इट्स रैप्ड इन वंडर, कि आश्चर्य है एक लिपटे हुए किसी कागज में। जब कूड़ा करकट वो देखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। अब अचानक से साहिब देखता है क्या कि पड़ोस की दीवार में दो लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं। साहिब ने भी शॉर्ट पहना हुआ है, लेकिन उसके जो शूज हैं वो मिसमैच हैं। वो गेम उसको बहुत अच्छा लगता है, दूर से ही देख करके वो कंटेंटमेंट फील करता है। पार्क में अंदर नहीं जाता वो, और जब कोई नहीं होता वहाँ पर तो जो गेटमैन है वो उसको जाने देता है, वो साहिब वहाँ जाकर के झूला झूलता है। लेकिन आज वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड है बिकॉज ही हैज़ वन पेयर ऑफ सेम शूज, मतलब सेम शूज का उसको एक पेयर मिला हुआ है। दिस पेयर इज नॉट ऑफ साहिब, इट्स डिस्कार्डेड। किसी रिच बॉय के फेंके हुए जूते हैं, लेकिन वो एक जोड़ी एक जैसे हैं। उसको पहनने के बाद में साहिब बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अपना सेटिस्फेक्शन शो कर पाता है। तो दिस इज गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि जिसके बेसिस पर वो लोग सरवाइव करते हैं। अब बात करते हैं, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। एट द एज ऑफ स्कूल गोइंग, such children are pushed in earning fields. They lost their childhood. That's why the name of the chapter is Lost Spring. Means stolen childhood. उनका बचपन चुरा लिया गया, उनको एजुकेशन से वंचित कर दिया गया। It's a stigma on our society. हमारे समाज पर ये एक कलंक है कि हम अपने बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। स्थितियां बिल्कुल हमारे अगेंस्ट में है, और इसका एक वाइटल एग्जाम्पल है ये चैप्टर जो आज हम पढ़ रहे हैं। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब हैज हिज स्कूल बैग ऑन हिज शोल्डर। साहिब के कंधे पर स्कूल बैग है और एक स्टील कैनिस्टर भी है। अब स्टील कैनिस्टर क्यों है? क्योंकि साहिब इज वर्किंग नाउ ऑन अ मिल्क बूथ। एक मिल्क बूथ पर वो काम करता है, वेयर ही गेट्स हिज 800 रुपीज पर मंथ एंड ऑल टाइम मील्स, कि उसको उसका भोजन मिल जाता है। 800 रुपीज पर मंथ मिलते हैं, उसको जाना होता है। बट द स्टील कैनिस्टर इज हैवियर इन द कंपैरिजन ऑफ द स्कूल बैग, कि वो स्टील कैनिस्टर उसको बहुत ज़्यादा हैवी लगता है स्कूल बैग के कंपैरिजन में। और डेली उसको जाना होता है उस टी स्टॉल पर जहाँ वो काम करता है। और साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर मीन्स ही इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज ओन डिजायर्स एंड ओन विशेज। ही हैज़ टू वर्क अंडर सर्कमस्टांसेस, अंडर कंडीशंस, कि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। उसको टी स्टॉल के मालिक के अकॉर्डिंग काम करना होता है, शर्तों के अनुसार काम करना होता है। तो वी हैव सीन दैट हियर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल ऑफ द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का एक वाइटल एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से हमारे समाज में ये चाइल्ड लेबर ग्रो अप हो रहा है, और वी पीपल आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो दिस इज द रियल एग्जाम्पल। सच पीपल शुड बी पेनलाइज्ड हु आर हायरिंग सच चिल्ड्रन। ऐसे लोगों को पेनलाइज्ड किया जाना चाहिए, फाइन किया जाना चाहिए कि वो जिन बच्चों को हायर करते हैं एजुकेशन गोइंग एज में। गवर्नमेंट शुड टैकल सच प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को खुद से इस प्रॉब्लम को टैकल करना होगा, so that we could keep the foundation, we could establish the foundation of strong future, कि हम आने वाले मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकें, उसकी नींव रख सकें। तो I think you have got the chapter perfectly, part 1, and we'll read tomorrow part 2, and as a homework you have to write the summary. If you are not interested to write summary, you can write an article on child labor and send it to me on my WhatsApp number, which I have given you already in previous videos. So thanks a lot very much students, and I think you have enjoyed the chapter. Take care and bye bye. Meet tomorrow with a new and second part
Thank you very much.